नमस्कार मित्रों, नई किरण चैनल में मैं आलोक त्रिपाठी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। राजेंद्र यादव द्वारा लिखे गए उपन्यास सारा आकाश का चौथा अध्याय आज प्रस्तुत करने जा रहा हूं। अध्याय को शुरू करने से पहले देखते हैं कि तीसरे अध्याय का अंत किस प्रकार से हुआ। तीसरे अध्याय में हमने देखा कि प्रभा खाना बनाती है और उस खाने में दाल में नमक ज़्यादा हो जाता है, जिस वजह से समर नाराज हो जाता है। और कुछ ही दिनों उसके ठीक दूसरे ही दिन उसके भाई आते हैं और प्रभा को साथ लिवाकर चले जाते हैं और धीरे धीरे फिर से पहले जैसा ही जीवन हो जाता है। अब प्रस्तुत है अध्याय 4। समर भैया, जरा इधर देखो। नीचे नीचे से अमर की आवाज़ आई। वह भाई साहब की साइकिल साफ कर रहा था। झांक कर देखा, चौक के दरवाजे में 2 स्वयंसेवक खड़े थे। नीचे आया। कई दिन से आप आ नहीं रहे हैं, हमने सोचा कुछ तबीयत। सुबह इधर मैंने व्यायाम की दृष्टि से शाखा जाना शुरू कर दिया था। संध्या को बौद्धिक जाता था। शादी और अपने मानसिक उद्वेलन के कारण जाने को मन ही नहीं हुआ। बड़ी मुश्किल से उन्हें लौटाया और निहायत उदास पांव घिसटाता हुआ लौट आया। ये लोग फिर आएंगे, यह आशंका ही अब डराने लगी। सचमुच एक तूफान की तरह वह आई और लहर की तरह चली गई, लेकिन घर में चली आती एक स्वाभाविक गति को जैसे किसी ने पकड़कर बुरी तरह झंझोर डाला। लगता है जैसे कोई बहुत बड़ी दुर्घटना होकर चुकी है और उसके वास्तविक प्रभाव को सही रूप से आंक पाने में अभिमन असमर्थ है। मैं तो कहता हूँ एक मुसीबत आई और चली गई। ठीक तो कहा है किसी ने। दूर से पहाड़ी जैसी बड़ी और भयंकर दिखाई पड़ने वाली मुसीबत चाहे जितनी विशाल और विराट क्यों न दिखाई दे, निकट आने पर उसमें कहीं न कहीं पगडंडियां और रास्ते निकल ही आते हैं। एक बार अम्मा ने किसी से कहा, अपने लड़कों को लड़कियों की क्या कमी, हम तो समर की दूसरी शादी कर देंगे। सुनकर मैंने शायद जिंदगी में पहली या दूसरी बार जोर से डांट दिया। एक शादी ने ही निहाल कर दिया, अब मुझे पढ़ लेने दो। वह फिर कुछ नहीं बोली। भीतर कहीं यह विश्वास है कि चाहे आज न बोलूं, 2 महीने, 4 साल, साल 2 साल न बोलूं, लेकिन है तो वह मेरी पत्नी ही। अब जब दोनों के भाग्य बांध दिए गए हैं तो निभाना तो पड़ेगा ही। मेरी जिद के कारण पहले से कोई सौदा न किया जा सका और जितना उम्मीद थी उतना मिला नहीं। इसलिए अम्मा अक्सर कहा करती कि कहे क्या चंदन, शादी के तो सारे हौसले मर ही गए। चंदन मामा जी का नाम है, उन्होंने ही शादी कराई थी। वे ताने से कहती, पढ़ी लिखी लड़की के सिवा तूने कुछ और भी देखा? बस विवाह के दिनों का सारा दिखावा समाप्त हो चुका था और अब वही कठोर यथार्थ आ गया था। चीनी वाले, गेहूं वाले सभी को पैसे देने में घर में रोज महाभारत होता। अक्सर ही बिना किसी कारण बाबूजी अम्मा और भाई साहब से कहते रहते, अब आगे क्या होगा। इस पर भी सोचा। उन्हें सिर्फ 25 रुपए पेंशन मिलती थी। महंगाई भत्ता सब मिलाकर 99 भाई साहब को। शादी में साइकिल मिली थी, उसे ही घसीट रहे थे। बीमारी से शरीर बिल्कुल जर्जर हो गया है, इसलिए अक्सर अम्मा चारपाई पर बैठी बैठी माला जपती कुछ बुदबुदाया सी करती हैं। 2-3 बच्चे पढ़ने को हैं। अमर मैट्रिक देगा, सबसे छोटा कुंवर अभी 6ठे में है। सबको पढ़ाना है, मुन्नी है ही। मुझे इस बार वैसे भी इंटर पास कर लेना है। हमारे घर में मुन्नी ही सबसे अभागिन है, मुझसे 2 साल छोटी है। 2-3 साल पहले 16-17 की उम्र में उसकी पढ़ाई छुड़ाकर शादी कर दी गई। इतनी बड़ी कर ली है कि लगातार प्रहारों से मजबूर होकर घर की कुछ कुछ चीज़ें बेच बाँच कर, कुछ भाई साहब की शादी में मिली चीज़ें मिलाकर दहेज दिया। उफ, क्या तंग किया बारातियों ने भी। हमारी खातिर यूँ होनी चाहिए, हमें यह चाहिए। ससुराल से मुन्नी के बड़े ही करुणापूर्ण खत आते। यहाँ आती तो बुरी तरह बिलख बिलख कर रोती। सास और पति मिलकर जो जो अत्याचार करते, उन्हें किसी से कह भी तो नहीं सकती थी। इसका पता तो बाद में चला कि पति का चाल चलन कैसा है। वह रातों को कहाँ कहाँ घूमता है। 1-1.5 साल तो गाड़ी रोते झींकते खिंचती रही, लेकिन सास के मरते ही मुसीबतों का पहाड़ अर्रा कर टूट पड़ा। अब पतिदेव का हाथ पकड़ने वाला कौन था? उसने जाने किसको लाकर घर में डाल दिया। सुनते हैं कोई ब्राह्मण जाति की थी। नौकरानी की तरह अपनी और उस अपनी
उस रखैल की मुन्नी से सेवा कराता और 2-2 3-3 दिन खाना नहीं देता और भी न जाने कितने कहने अनकहने अत्याचार किए। मुन्नी तो बताती ही नहीं थी। रात रात भर इसकी दोनों हथेलियों पर खाट के पाए रखकर इसे कुढ़ाने और जलाने को अपनी आनंद क्रीड़ा के प्रदर्शन किए जाते। और एक दिन सारे शरीर पर बेतों के फूले हुए नीले निशान लेकर मुन्नी सुबह सुबह फिर हमारे यहाँ आ गई। बस तब से यही है। अब तो उसे देखते ही मन जाने कैसा हो जाता है। इच्छा होती है उसके पति को पकड़कर भरे बाजार में ठोकरों और कोड़ों से खूब पीटूं। राक्षस, अपनी फूल सी बहन हमने इसलिए तुझे दी थी। देख, शरीर पर चोट यूं लगती है। और मैं मन ही मन दांत पीसता उसकी काल्पनिक तस्वीर की इतनी मरम्मत करता कि उसके मुंह से झाग निकलने लगती। मुन्नी तो पता नहीं कुछ सोचती भी है या नहीं। अधिक से अधिक चुप और तटस्थ रहना उसका स्वभाव हो गया है। सब नीचे होंगे तो वह ऊपर बैठी एक टक ताका करेगी। ऊपर से आई तो सिकुड़ी सिकुड़ाई सी सबकी निगाहों से बसती रहेगी। जाने क्या क्या उल्टा सीधा सोचा करती है। भीतर जैसे उसके पास कोई चीज पीसे डाल रही हो। हम सब देखते रहते हैं। वह दिन दिन पीली पड़ती चली जा रही है। 18-19 बरस की चमकते मोती सी उम्र झुर्रियों और दुख के पाले में मुरझा गई है। लेकिन करें भी तो क्या। अब तो शायद जिंदगी भर उसे यहीं रहना है। जिंदगी भर उसे यहीं रहना है। बाबूजी ने उस आदमी को कितना खत लिखा है। शहर और बाहर बिरादरी के प्रमुख लोगों द्वारा उस पर कितना दबाव डलवाने की कोशिश की है, लेकिन कुछ नहीं होता। खुद इतना पढ़ी लिखी नहीं है कि कुछ कर सके। दिन रात पढ़े लिखे तो 5-6 साल में इतना पढ़ पाएगी कि 30-35 की मास्टरनी बन सके। सिलाई कढ़ाई सीखने में भी 2-1 साल चाहिए। फिर इतना पैसा भी एक समस्या है। यहाँ लड़कों को पढ़ाने की आफत मची रहती है। मुन्नी जब आई थी तो सभी उसके प्रति हमदर्दी दिखाते, उसे हिम्मत बधाते थे। अब तो प्रायः सभी भूल चुके हैं। हाँ, अगर नहीं भूली है तो वह स्वयं के घर के ऊपर वह बोझ है। शादी के बाद अब जाने क्यों लगता है जैसे घर की वास्तविक हालत मुझे जानबूझकर दिखाई जाने लगी है। लगता ही नहीं कि मेरी शादी भी हुई थी। वह तो शायद कोई और था। अब तो बहू की बात भी घर में कोई नहीं करता। लगता है जैसे मेरी अनिच्छा को जरूरत से ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। किसी एक बाहरी आदमी को घर का आदमी माना जाने लगा है। इसे सब भूल गए हैं। हाँ, एक आध बार भाभी ने प्रसन्न मन स्थिति में हंसकर कहा था, ठीक है लाला जी, सब ढंग पर आ जाएगी। औरत को जब तक दबाकर नहीं रखा जाता हाथ नहीं आती। और जहाँ पहले से ही गुमान बढ़े हों वहाँ तो फिर कहना ही क्या है। औरत तो लकड़ी का बंदर है। हमारे बाबा कहा करते थे, इतना भी मुंह न लगाए कि आदमी को आगा पीछा कुछ दिखाई न दे। चाहे जितनी पढ़ लो, चाहे जितनी सुरग की परी बन लो, काम तो वही करना पड़ेगा। आदमी को काम प्यारा होता है, चाम नहीं। अब इसमें क्या फ़ायदा कि तुमने किताबें तो लाखों पढ़ ली, आने के नाम पर खाक धूल कुछ नहीं। हमें तो लाला जी तुम बराबर नींद में उठा दो। बिना देखे सारा मिर्च मसाला डाल देंगे, नाक कटा दें जो जरा भी कम ज़्यादा हो जाए। फिर अपने घर की बात बताने लगती। हमारे बड़े भैया की बहू भी ऐसी ही आई थी। किसी को अपने सामने बदती ही नहीं थी। सो भैया को यह सब कहाँ बर्दाश्त। 2 दिन में सारा नज़ला झाड़ दिया। वो तो किसी किसी की आदत होवे है लाला जी, बिना पिटे कुटे ठीक रास्ते पर नहीं चल सके। अब भाभी बिल्कुल ठीक है। भैया की भौं पर बल देखा नहीं कि पत्ते की तरह यूं कांप जावे। और उन्होंने पंजा कपकपाकर पत्ते के कांपने का रूप रखा। जाने क्यों मेरा मन बड़ा भारी भारी और रोगी सा रहने लगा है। जब देखो तब यह रुपये और पैसे की तंगी का बखान, हमेशा यह संकेत कि हमारी मदद करो। मैं तो इन लोगों के सामने पढ़ते डरता हूँ। एक दिन पूछा था, आप चाहते हैं एफए का इम्तिहान दूं या नहीं? तो झट भैया बोले, पढ़ने को कौन मना करता है। मैंने कहना चाहा, तो फिर यह दिन रात की झिकझिक बंद कीजिए। पढ़ाने का एहसान भी है और पढ़ने भी नहीं देना चाहते। कभी कभी तो मन में बड़ी प्रबल तड़प जागती है कि इन सबको भूल भाल कर पढ़ने में रात दिन एक कर दूं। जो जिसकी इच्छा हो सो बकने दो।
अपने भीतर एक और अजब बात अनुभव हो रही है। पहले जैसी अल्हड़ निश्चिंतता से मन ओत-प्रोत रहता था। उज्जवल और उन्नत भविष्य के सपने मन प्राण में झिलमिलाया करते थे, वे सब बुझते चले जा रहे हैं। जो कुछ मैं करूंगा वह सामने दिखने लगा है। एक अद्भुत वितृष्णा और विरक्ति भारी निहाई की तरह जमी है और उस पर ये सारी बातें घन की तरह बज उठती हैं। एक खोखली खनखनाहट और सूनी धमक से सारा अंतरलोक विक्षुब्ध और संत्रस्त हो उठता है। घर में रहने को मन नहीं करता। दोनों वक्त का खाना और सोना मजबूरी है। चुप मैं पहले भी रहता था, अब भी रहता हूँ, लेकिन पहले की चुप्पी आत्मतृप्ति और संतुष्ट की चुप्पी थी, और यह चुप्पी तो जैसे आरे की तरह भीतर ही भीतर अपने को रेते जा रही है। किसी भी काम में मन नहीं लगता। डेमोक्लॉस की लटकती तलवार की तरह बोर्ड के इम्तिहान अपनी निश्चिंत क्रूर मंथर गति से झुके चले आ रहे हैं। कभी जब उनका ध्यान आता है तो छुरे के नीचे पड़े बकरे की तरह सारा अस्तित्व कांप उठता है। कॉलेज में पीरियड हो या ना हो, 10 से 4 बजे का समय मैं इधर उधर भटक कर ही काट देता हूँ। कभी हॉस्टल में किसी के यहाँ जा बैठा या किसी के घर चले गए। समझ में नहीं आता मेरे भीतर क्या था जो खो गया। मैं एक और बात को भी समझने लगा हूँ कि लोग मुझे बिल्कुल बेकार का ऐसा आदमी मानने लगे हैं जिसे कोई काम धाम नहीं। दिन भर बस मन भर का मुंह बनाए घूमता रहता हूँ। उसकी आंखों में तैरती अवज्ञा और अनादर मन के भीतर की कोमलता पर तेजाब की लकीरें खींच जाती हैं, और जब इसे सहा नहीं जाता तो बाहर पार्क में बैठता हूँ। 3-3, 4-4 घंटे पड़ा रहता हूँ। उठने को जी ही नहीं करता। पड़ा पड़ा जाने क्या क्या सोचा करता हूँ। या तो वे बातें इतनी अधिक हैं कि मुझे याद नहीं है, या कुछ भी नहीं सोचता। अचानक जब इस बात का ध्यान आता है कि निरुद्देश्य पड़े पड़े बहुत वक्त हो गया, तो पांव घसीटता घर आ जाता हूँ। घर में कौन आया, कौन गया, क्या हुआ, कुछ भी जानने की इच्छा नहीं होती। लाख अपने पर झुझलाता हूँ। पहले जैसा निश्चिंत बनने को तड़पता हूँ, लेकिन बोझ है, टलता ही नहीं है। व्यर्थ व्यर्थ सारी जिंदगी मेरी बेकार गई। निरर्थक और निरुद्देश्य रहे हैं वे दिन जो मैंने जिए हैं, और आगे आने वाले दिनों के सामने भयंकर अंधकार की दीवार खड़ी हो गई है। वहां कोई राह ही नहीं दिखती। हर काम करने से पहले सामने प्रश्न आता है, क्या होगा इसे करके, क्या फायदा। इस संसार की हर चीज निर्लक्ष्य और अनावश्यक हो। जिंदगी के रस भरे स्पंज को जैसे किसी क्रूर मुट्ठी ने भींच कर निचोड़ दिया है। बस कुहासा है जो मन और आंखों के आगे छाया रहता है, और निरंतर एक बर्फीली सीलन से उन्हें निष्प्राण रखता है। अनुभव करता हूँ जैसे मकड़ी के जाल में फंसी मक्खी सा मैं किसी चक्कर में उलझ गया हूँ, जो मेरी सारी जीवन शक्ति का अपहरण करके मुझे बूंद बूंद सुखाकर बाकी बचे फोक की तरह मेरे कंकाल को छोड़ जाएगा कि मैं खुद मर जाऊं। देख रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ कि मेरी आंखों की ज्योति और आंखों की होठों की मुस्कुराहट चली जा रही है, गलती जा रही है। लेकिन आखिर रोकूं कैसे यह घर की चकचक, यह हमेशा अपने मन में किसी अपराध की ग्लानि और परताप, यह धू धू करता सपनों का लाक्षागृह। कॉलेज के लड़कों को देखता हूँ जो बात बिना बात हो करके जोर जोर से हंसते रहते हैं, लापरवाह रहते हैं, और कभी इसको बनाते हैं, कभी उससे मजाक करते हैं। मुझे लगता है इनमें से मैं किसी को नहीं पहचानता। ये चलती हुई लड़कियों के पर आवाजें कसना, इशारे करना, उनके तांगों के पीछे चक्कर काटना, या धर्मशालाओं में आकर ठहरी हुई सहायता मांगने आने वाली शरणार्थी औरतों के साथ अपने झूठे किस्से बखानना, अभिनेता अभिनेत्रियों की बातें करना, या क्रिकेट के खिलाड़ियों की बहसें करना, मुझे सब एकदम नकली और झूठे लगते हैं। यही क्यों, जहाँ कुछ प्रबुद्ध लड़के राजनीति पर बहस करते हैं, कम्युनिज्म से भारतीय संस्कृति के संभावित खतरों की बातें करते हैं, वहां भी जाने को मन नहीं करता। लगता है ये सब ऐसी बातें करते हैं जिनका जिंदगी से कोई संबंध नहीं है। इन सब पर मुझे झुंझलाहट भी आती है कि ये लोग चुप क्यों नहीं बैठते, क्यों दिन रात बड़बड़ करते रहते हैं, क्यों बेवकूफ़ों की तरह उछलते कूदते रहते हैं। क्या फायदा इन बातों से। भाई, मधुबाला संसार की सबसे सुंदर एक्ट्रेस सही, और अशोक कुमार बुढ़ा होकर भी कमाल करता है। फिर तुम्हें उन सब से क्या लेना देना। माना कि असली खेल की अपेक्षा उसकी रनिंग कमेंट्री लाख दर्जे रोचक होती है, और स्टालिन की लड़की की बड़ी बड़ी करतूतें खुल रही हैं, फिर
आप आखिर क्या चाहती हैं? सब मिलाकर बाहर का यह सारा जीवन निरानंद, खोखला और अनावश्यक लगता है। कभी कभी इन लोगों से बड़ा रश्क होता है कि क्यों नहीं मैं भी इन सब की तरह खोलकर हंस बोल सकता, क्यों नहीं उछलकर रास्ते में पड़े सिगरेट के डिब्बे में किक लगाने को मेरा मन करता। मगर मैं करूं क्या? मन ही मर गया है। कॉलेज के लड़कों से दिन रात मनहूस मनहूस सुनते सुनते लगता है जैसे मैं 20 साल और बुढ़ा हो गया हूँ। एक गहरी निराशा, सूक्ष्म किंतु व्यापक थकान मेरी रग रग में बैठ गई है। बादलों के पार लहराता यह भगवा ध्वज मुझसे दिन दिन दूर होता चला जा रहा है। लगता है सिनेमा देखे बरसों हो गए। विवाह के दिनों में एकाध देखा था। जाने कैसे मन में यह बात समा गई है कि विवाह के बाद अम्मा बाबूजी से पैसे मांगने का अधिकार छिन गया है। निराश और हताश मैं अकेला पड़ गया हूँ। कभी कभी गीता पढ़ता हूँ तो क्षणिक शांति मिलती है। मंदिर के एकांत में बैठकर सोचने में सुख मिलता है। बस उसी समय लगता है जैसे मैं सब कुछ भूल कर आया हूँ। दुश्चिंताओं और परेशानियों से फटती नसों को यहाँ सुगंधित अगरू धूम्र सहला सहला कर सुला देता है। हाँ, लौटते समय लगता है जैसे फिर उसी काय काय वाली दुनिया में जा रहा हूँ जहाँ मनुष्य कोल्हू में पेला जा रहा है। लेकिन एक घटना के बाद अब मंदिर जाना भी छोड़ दिया है। कमीज पाजामा पहने एक निहायत ही कमजोर मरा भिनकता सा पंजाबी शरणार्थी मंदिर में घुस आया था और प्रसाद मांग रहा था। पुजारी जी ने बाहर बरगद के नीचे जलती धुनी की लकड़ी से उसे कुत्ते की तरह जैसे मार मार कर भगाया। उस दृश्य से मेरे मन में कुछ फट गया। बोला मैं कुछ नहीं, सिर्फ देखता रहा, जैसे 6 मंजिल ऊपर से नीचे का दृश्य देख रहा हूँ। लेकिन मंदिर में वह मेरा अंतिम दिन था। हर क्षण ऐसा लगता रहता है जैसे सबने मिलकर मेरे विरुद्ध षड्यंत्र कर लिया है कि इसे अकेला छोड़ दो, सीधे मुझसे कुछ न कहना, मेरे प्रति अपमानजनक उदासीनता दिखाना या ढाल ढाल कर इशारों में सब कुछ कहते रहना मुझे दिन रात खाए जाता है। जैसे हर आदमी मुझसे उबा हुआ है, हर एक को मुझसे घृणा है। सबके चेहरों पर मेरे लिए है एक तीखा तिरस्कार। इससे डर लगता है। घर की ओर आते हुए एक विचित्र आतंक से मन धड़कता रहता है। मेरे विवाह ने आपकी आशंकाओं को पूरा नहीं किया, यह भी क्या मेरा ही अपराध है? कभी कभी मन में बड़ी ललक उठती है। अम्मा मुझसे बुलाकर पूछती क्यों नहीं है। भाई साहब को मेरी ओर देखने की भी फुर्सत नहीं मिलती। बाबूजी के प्रति मेरा भय दिन दूना रात चौगुना बढ़ता ही जाएगा। मैं प्रभा के बारे में जरा भी नहीं सोचना चाहता, लेकिन घर में उसकी बुराई की कथा का कोई न कोई अंश आए दिन कान में पड़ता रहता है, तो मन में हल्का विरोध उठता है। क्या इन लोगों को कोई और काम नहीं? मैंने कहा था कि मेरे पाँव में यह चक्की मत बांधो। जाने कैसी घमंडी लड़की मेरे माथे मर्दी है लाकर, और सारा दोष भी मुझ पर निकाल रहे हैं। अक्सर ही मैंने उसके विचित्र अक्सर ही मैंने उसके चित्र को मन में दोहराया है और पाया है कि निश्चय ही उस सारे व्यवहार की जड़ में उसका अहंकार है। लेकिन जब भी मैं तटस्थ होकर सोचता हूँ तो खुद ही पूछता हूँ, यह हो कैसे सकता है कि मेरी पत्नी 4 दिन मेरे घर रही हो और मैं उससे एक शब्द भी न बोला हूँ। और जब यह सब सहा नहीं जाता तो इच्छा होती है कि कहीं एकांत में बैठकर इतना रोऊं कि बेहोश हो जाऊं, और वह बेहोशी कभी न टूटे। फिर भी मन में यह क्या कमजोरी है कि कामना करता हूँ कि रोते समय तकिए का गंदा लिहाफ होठों से न रगड़ा जाए, माथा मंदिर के ठंडे संगमरमर के खंभे से न टिका हो, और गालों पर लॉन की सूखी घास न चुभती रहे। नहीं जानता इनकी जगह क्या हो तो मुझे शांति मिले। इस तरह से ये अध्याय समाप्त होता है। चौथे अध्याय में कितना अशांत है, कितना निरुद्देश्य महसूस कर रहा है समर, उसकी व्यथा का वर्णन किया गया है। अगले अध्याय में 5वां अध्याय लेकर फिर हाजिर होंगे। तब अपने मित्र आलोक